29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति पूरे देश भर में लागू की गई है। उसने 5 साल पूरे किए हैं। किस तरीके से, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे विश्वविद्यालयों में शिक्षा हो, किस तरीके का बदलाव आया है और इस नई शिक्षा नीति का मोटो क्या है, इस पर हम गहन अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि देश ने इन 5 वर्षों में नई शिक्षा नीति के जरिए क्या कुछ हासिल किया है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेवीएम श्यामली के प्रिंसिपल समरजीत जैना जी है। बहुत बहुत स्वागत आपका जैना जी। धन्यवाद। किस तरीके से नई शिक्षा नीति को आप लोग स्कूल में बढ़ा रहे हैं आगे? नई शिक्षा नीति जो हम लोग NEP 2020 बोलते हैं, इसमें काफ़ी बदलाव आया है। जो पहले हम बताएंगे, जो हमारा शिक्षा नीति में जो एक रिजिडिटी था वो नई शिक्षा नीति का तहत ख़त्म हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो प्री स्कूल बच्चे थे, जो 6 साल का नीचे यथा 3 साल 4 साल 5 साल, इस बच्चों को भी बालवाड़ी जो बाल भाटिका 1, 2 और 3 बोलते हैं, इसमें जोड़ा गया। पहले क्या होता था, इसमें पूरा देश में एक मशरूमिंग हुआ था, छोटा छोटा प्ले स्कूल हर जगह में बन गया था और उस प्ले स्कूल का कोई मानदंड नहीं था, मापदंड नहीं था। जो मर्जी वो पढ़ा रहा है, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई ऊपर पढ़ा रहा है, कोई नीचे पढ़ा रहा है। आज ये नई शिक्षा नीति का NEP 2020 का माध्यम से बालभाटिका 1, बालभाटिका 2, बालभाटिका 3, ये तीनों कक्षा में एक नैतिक मापदंड, शैक्षणिक मापदंड तैयार हो गया। मतलब इसको इस तरीके से समझे कि ये नैतिक मापदंड के साथ साथ वो जो बच्चों का बालपन है वो भी बचाने की कोशिश। हाँ, क्या? देखिए, देखिए बच्चा शुरू से ही पैरट होने लगे, तोता जैसा बोलने लगे, उसमें एकदम लगता है जो फिर ये एक माने कोई सिस्टम ही नहीं रहा। ठीक है, वो पैरटिंग को नई शिक्षा नीति में बदल दिया गया और स्कूल मेन जो शिक्षा प्रक्रिया है उसके साथ जोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा खूबिया है जो हमारा आने वाला पीढ़ी इसको जरूर लाभ उठाएंगे। अच्छा, इसमें जो ये एक जो मॉड्यूल है 5+3+3+4 का जो मॉड्यूल है, उसको स्कूल में किस तरीके से, जो हम कह सकते हैं स्कूली शिक्षा में, इसको समावेशित किया गया? 5 जो है 3 साल हो गया आपका बालवाटिका 1, 2 और 3, जिसमें तीसरी साल से शुरू हो रहा है, तीसरी, चौथी और 5वीं। फिर 1 और 2, तो दूसरी क्लास तक ये आपका 5 साल का शिक्षा संपूर्ण हो रहा है। फिर आ गया 3, थर्ड, तीसरा, चौथी और 5वीं कक्षा, इसमें 5+3 में आ गया। उसके बाद छठा, 7वीं और 8वीं, वो भी 3+3+3 में आ गया। और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये आपका लास्ट में 4 कक्षा में आ गया। तो इसमें जो अभी 5+3 8, 8+3 11 और 11+4 15 ईयर्स की जो शिक्षा हो रहा है। पहले हम लोग 12 साल की मानते थे, आज वो 15 साल की हो गया। ये भी एक मनुष्य शरीर की अभियोजन के साथ, जैसा आप अभी बहुत ख्याल करेंगे, एक साल का बच्चा भी आप मोबाइल दे देंगे वो खोल लेता है, 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल का पैटर्न लॉक खोल लेता है, उसमें काम करने लगते हैं। तो अब बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया और उस बच्चे को सटीक दिशा दिखाना बहुत जरूरी था, जो नया शिक्षा नीति दी है। तो नई शिक्षा नीति में आप जो कहते हैं कि हमारा जो नया जनरेशन है, क्योंकि अब लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और लगातार आपके विद्यालय में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो किस तरीके से बच्चों का ओरिएंटेशन और शिक्षक में भी एक बदलाव की जो बात हो रही है कि शिक्षा जो देने वाले हैं उनमें भी बदलाव हो? नई शिक्षा नीति में और एक खूबिया है, जैसा पहले जो शिक्षा दान करते थे शिक्षक है, उन लोगों को अच्छा तरीका से उनको कोर्स अपडेशन ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी। मगर इसमें क्या तय कर दिया गया, जैसा CBSE का तरफ से तय हुआ कि 50 घंटा हर शिक्षक जो समापन जो कार्यकाल है 1 साल की, वो जो सेशन है, सेशन में 50 घंटा ट्रेनिंग उनको एकदम मान्यता करना ही है, मानक है, वो करना ही है, मैंडेटरी है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाया गया। इसमें क्या होता है, जैसा कोई भी एक डायमंड है, उसको शाइनिंग करना, पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये शिक्षा जो ट्रेनिंग हो रहा है, इसमें हमारा शिक्षकगण पूरा पॉलिशिंग हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, नया नया चीज़ जो आ रहा है उसमें जानकारी मिल रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये नया शिक्षा नीति का तहत ही शुरू हुआ और इसमें अभी शिक्षक जो पहले थोड़ा देखा जाता था, जो उम्र वाला शिक्षक है, उन लोग कंप्यूटर से, टेक्निक से, टेक सेवी होने से डरते थे। आजकल वो नहीं है, सब टेक सेवी है, अपना सिस्टम से काम कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा खूबिया है जो
नई शिक्षा नीति का तरत हुआ है। लगातार ये भी है कि स्कूली शिक्षा में ही वोकेशनल कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, तो किस तरीके से वो जो हमारा यंग जनरेशन है उसकी विधाओं में या उनमें जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जा रहा है? देखिए, शिक्षा तो आपको मिल गया, रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार में हमारा भारत को देखा जाए तो हमारा क्लास 8 तक बहुत बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, शिक्षा छोड़ देते हैं, जिसका परिवार सोचते हैं जे हम हमारा बच्चे को काम में लगा दें तो हमारा 2-4 इनकम रोजगार आएगा। तो वो रोजगार के साथ शिक्षा को जोड़ना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए वोकेशनल शिक्षा शुरू हुई है। अब बच्चा क्या है, हर 6ठी क्लास से बच्चा स्किल सब्जेक्ट में चले गए, उसका जो आपका फीटर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बहुत सारे शिक्षा है जो बच्चे बिना मेहनत से, बिना उपकरण से कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो शिक्षा का साथ रोजगार का जोड़ने का जो रास्ता है वो है वोकेशनल, जो है शिक्षा का वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसमें नई शिक्षा नीति बहुत जोर दिए है। और हम सोच रहे हैं 2030 तक हर बच्चे जो 8 पास होंगे उसके बाद ये बैठे नहीं रहेंगे, सबका कोई ना कोई रोजगार जरूर रहेगा। जरूर होगा। तो जिस तरीके से एक मार्केट में डिमांड है कि किस तरह के लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो स्कूली शिक्षा से ही एक तरीके से उनका वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि समरजीत जी बता रहे हैं कि जो आने वाले दिन है, चाहे वो 2030 के बाद हो, 35 के बाद हो, देश में जो वो एक मैन पावर जो कहा जा रहा है कि भारत युवा लोगों का देश है, तो निश्चित तौर पर ये नई शिक्षा नीति से उसमें मदद मिलेगी। बिल्कुल। और सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं है, कुछ कुछ बच्चे जो अच्छा प्लम्बिंग का काम सीख लेंगे और प्लम्बिंग का भी आज नया टेक्निक से करेंगे। अब घर में जब प्लम्बिंग का कोई सामान लगाने जा रहा है, इलेक्ट्रिकल का कोई सामान लगाने जा रहा है, कितना नए नए सामान आ गया है, एलईडी वाला आ गया, एलईडी का डिफरेंट अप्रोच आ गया। तो ये सब बच्चे सीख ले, उसको अब उपभोक्ता जो है, जो घर में ग्राहक है, उन लोगों के पास पहुँचाए। और इन लोगों का, एक प्लम्बर जो है कोई भी छोटा काम करते हैं तो उनका जो पैसा लगता है, माने उसका जो मजदूरी देना पड़ता है, वो कोई ऑफिसर से कम नहीं है। एक ऑफिसर 1500 रुपया 2000 रुपया कमा लेगा, एक प्लम्बर भी दिन भर काम करके उससे ज्यादा कमाता है। मतलब ये भी सोच है कि कोई काम बड़ा और छोटा नहीं है, कोई आप में जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, यही बात है, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। तो उसी में नया शिक्षा नीति में बहुत पहलू दिया है और उसमें आगे बढ़ रहा है। और एक बात हम बोलेंगे, हायर एजुकेशन में पहले कोई काम पढ़ाई छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर करके, प्रथमी ये करके छोड़ दिया है, मगर वो शादी हो गया कोई लड़की का, फिर वो ससुराल में चले गए, 2 साल बाद उसको लगे जो हमको दोबारा पढ़ाई शुरू करना है, तो वो जो 1 साल पढ़ाई किया था वो बेकार नहीं गया, उसका एकेडमिक क्रेडिट में वो रह गया है। ये नई शिक्षा नीति का दान है, जो वहाँ से शुरू करें, वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आके शुरू करे, थर्ड ईयर में डायरेक्ट आके शुरू करे, तो उसका वो जो पढ़ाई किया था 1 साल 2 साल 3 साल, वो व्यर्थ नहीं जाए। तो हम बात कर रहे थे समरजीत जैना जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई शिक्षा नीति इस देश के लिए एक दान भी है और ये एक बहुआयामी विकल्प है। बच्चों के सामने किस तरीके से, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो और उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशन भी हो, उन तमाम जगहों पर बहुआयाम खोले गए हैं। और ये जो अनवरत सिलसिला पढ़ाई का है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। और जो देश में डिमांड है, दुनिया में डिमांड है, उसके अनुसार देश में स्किल मैन पावर उत्पन्न किए जा सकेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला समरजीत जी, इतना व्यस्तम समय में से। बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पीयूष बाला है, जो कोऑर्डिनेटर है ELL डिपार्टमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की। मैम, किस तरीके से लगभग 5 वर्ष हो गए हैं विश्वविद्यालय में जो नई शिक्षा नीति है उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है? उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोगों ने 2 साल पहले ही कर दिया था, 2023 में ही कर दिया था, और वो हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक वे में किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही एक यूनिवर्सिटी है जो 1 साल बाद किया उसको इम्प्लीमेंट, जस्ट टू मेक द वो जो हमारा सिलेबस है वे वेल डिज़ाइंड हो, वो हड़बड़ी में हम लोग नहीं करना चाहते थे। एंड इसके कारण ही हुआ कि अभी हमारा 2 साल से वो चल रहा है एंड वो बहुत स्मूथ चल रहा है, वो स्मूथ चल रहा है। लेकिन अभी जो एक नई गाइडलाइंस आई है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, जो थोड़ा सा उसको अपग्रेड करना है, एक चेंजेस लाना है, ताकि वो पूरे झारखंड में जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो जाए। तो उसमें अपग्रेडेशन जो हो रही है वो
वो उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि वो और भी उसको स्मूथ और लेटेस्ट विजन के साथ उसको रखा गया है। जो हमारा एंशिएंट कल्चर है उसको बच्चे जाने, उसे मतलब डाइवर्ट ना हो, ऐसा इग्नोरेंट ना रहे बच्चे उस चीज़ को। तो बहुत मतलब आप लोग एक तरीके से वेल अप्रोच के साथ इसको हाँ मूव implement कर, रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेल अप्रोच, वेल डिज़ाइन सिलेबस है। सिर्फ अप्रोच हम लोगों ने नहीं रखा है, अप्रोच के साथ हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ध्यान दिया है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम लोगों ने ध्यान दिया है कि हम लोगों कैसे स्मूथली इसको एग्जीक्यूट कर पाए हम लोग, उस चीज़ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो एग्जीक्यूशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में चूँकि बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, मैडम ELL डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर है, और वो भी एक तरीके का जो हम कहते हैं ना कि जॉब परख जो कोर्सेज होते हैं उसमें ELL की भूमिका है कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो कई तरह के फील्ड्स में जा सकते हैं। और जो नई शिक्षा नीति है उसका फोकस भी इसी बात पर है। उसका जो हम कहते हैं मूल मोटो यही है कि चाहे आप पढ़ाई जो भी करते हो और अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में, तो अपने आप को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर कर सकते हैं, रियली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो एक बहुत अच्छा चीज़ बोले ना, अपग्रेड करने के लिए जो मिला है इसमें सबसे अच्छी बात एक चीज़ मिली है कि 3 साल तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन चौथा साल जो आप दे रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली जॉब ओरिएंटेड हो जाएगा। आपको आप स्पेशलाइज्ड होकर उसमें निकलोगे, आप रिसर्च, आपकी माइंडसेट एकदम क्लियर होकर निकलेगी, विजन कि आपको क्या करना है, किधर जाना है। आपका है कि पहला चीज़ है रिसर्च आप कर सकते हो, रिसर्च ओरिएंटेड एक पार्ट हम लोग बनाए हैं। पार्ट बी जो है वो है आपका सिंपली आप ऑनर्स कीजिए और निकल जाइए, आप कहीं और कुछ और कंपटीशन देना है, कुछ देना है, आप कर लीजिए। और थर्ड पार्ट हम लोगों ने बनाया है PG डिप्लोमा बना दिया है, और PG डिप्लोमा इज कम्प्लीटली JOC उसमें हम लोग रखे हैं। उसका फुल फॉर्म है जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जो बच्चे यहाँ से निकले कम्प्लीटली जॉब लेते हुए निकले, उनके हाथ खाली ना रहे, वो चीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो ये रिफॉर्मेशन जो आ रही है, वो चेंजेस जो आ रही है, इट इज़ वेरी साइंटिफिक आ रहा है, वेरी साइंटिफिक थॉट के साथ आ रहा है, एंड वेरी ये लेटेस्ट विजन के साथ आ रहा है कि ये जो हमारे यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है ना, बच्चे तो PG MA करके बैठ जा रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग हैंड्स, जॉब उनके हाथ में नहीं है, खाली वो जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो बच्चे निकलेंगे ना, वो सबसे अच्छी बात रहेगी, वो वेल सेटल्ड होके निकलेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, PG कर लिए, सबका है कि हमको PhD करना है, लेकिन नहीं, आप वहीं डिसाइड कर लीजिए UG में आपको हायर एजुकेशन में रिसर्च करनी है कि किधर जाना है। एक चीज़ और भी था मैम कि हमारे पास डिग्री होल्डर्स लोग तो मिल जाते थे आसानी से बहुत सारा, लेकिन उनको करना क्या है, अगर हम बहुत अच्छे टीचर्स की अगर मार्केट में डिमांड है तो वो नहीं मिलते थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स की डिमांड है तो वो नहीं मिलते। और अगर थोड़ा टेक्निकल फील्ड में हम चले जाएं, अगर सोचें कि हमको घर में कोई अच्छा कारपेंटर चाहिए, कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो वो भी आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलते। तो नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से टेक्निकल ओरिएंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, हाँ आप देखिएगा एक चीज़ जो दिया गया है, एक पेपर होता है SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो जैसे आप कोई बच्चा जो है, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है वो आपको मतलब 3 ही सेमेस्टर में पढ़ाई हो रही है आपकी, 1, 2 और 3 आप पढ़ रहे हो। तो पहला जो साल आप पढ़ के निकल रहे हो तो वो आपका बेस नहीं जा रहा है, आप एक डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स लेकर। लेकिन स्किल एनहांसमेंट के साथ है, मान लिया कोई बच्चा कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया, स्किल ही बेस्ड करेगा ना, कंप्यूटर कर लिया या फिजिक्स का कोई कोर्स कर लिया, ये कर लिया, तो वो तो स्पेशलाइज्ड, वो तो स्किल में वो डेवलप्ड हो गया ना। तो ठीक है, एक सर्टिफिकेट कोर्स करके हम निकल रहे हैं कि हम इस फील्ड में हम स्पेशलाइज्ड हो गए, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है, आप किस फील्ड में अपने स्किल को बना सकते हो, वो सबसे अच्छी बात है। कोई सब तो ज़रूरी नहीं ना है कि ऑनर्स करके ही निकलेगा, ग्रेजुएशन करके ही निकलेगा। हो सकता है किसी के साथ कोई मजबूरी हो कि हम डिप्लोमा लेकर निकल जाए 2 साल, तो उसके पास स्किल पूरे रहेंगे। 1, 2, 3 सेमेस्टर तो वो स्पेशल स्किल के साथ पढ़ लिया ना, तो उस फील्ड में तो वो स्पेशलाइज्ड हो गया, उसमें वो जॉब ले लेगा अपना, वो ले लेगा। अच्छा, एक ये नॉलेज सिस्टम की बात होती है, ये क्या है? और हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको IKS बोलते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे इससे पहले जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर से बहुत दूर होते जा रहे थे, दे वर नॉट अवेयर। अब घर में ठीक है आप मिल रहा है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप पढ़ रहे हो, स्कूल और कॉलेज में, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब है कि मैंडेटरी है आपको वो पढ़ना। और सबसे अच्छा बात है इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक थॉट, जनरल थॉट क्या होता है, वही वैदिक लिटरेचर, उपनिषद पढ़ लेना, यही सब चीज़ें होती है। दैट इज़ नॉट। अब जो नया सिलेबस फ्रेम हुआ है, जो हमारा क्यूरिकुलम आ रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात ध्यान दी जा रही है कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है हर सब्जेक्ट के मेजर पेपर में रहेगा। वो 4 क्रेडिट का अकेले वो पेपर रहेगा। अब उसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जैसे हम इंग्लिश के हैं, हम इंग्लिश के, तो हमारा इंडियन
क्लासिकल लिटरेचर हम डाल रहे हैं कि आप रामायण ये सब पढ़ो, वो पढ़ो। अब फिजिक्स वाले के भी तो कोई एक तरीके से इसके जरिए जो वैल्यू सिस्टम है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है और हर सब्जेक्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है। ये नहीं है वैल्यू तो है ही, वैल्यू तो जो 2 क्रेडिट है वो सब वैल्यू बेस्ड होगी, लेकिन सब्जेक्ट फिजिक्स को भी अपना IKS डालना है, इंडियन नॉलेज से। तो कोई तो एंशिएंट नॉलेज होगी हमारी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई तो एंशिएंट नॉलेज होगी हमारी, वो आप डालिए। वो इसलिए मैंने कहा कि वैल्यू तो जो हम लोग 2 क्रेडिट बना रहे हैं, जो कॉमन सिलेबस है पूरे झारखंड में एक रहेगा, वो वैल्यू बेस्ड रहेगी आपकी। लेकिन एक जो 4 क्रेडिट का मेजर पेपर बन रहा है वो होगा कि हर सब्जेक्ट का वैल्यू जो है, जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है, उसको प्रिजर्व कीजिए। एक चीज़, चूँकि आप बहुत दिनों से इस प्रोफेशन में जुड़ी हुई है और आप बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने में लगी हुई है, क्या इसके पहले का जो वातावरण था और अभी जब ये NEP लागू हुआ है उसके बाद से बच्चों में किस तरीके का बदलाव और उनके पेरेंटिंग में किस तरीके का बदलाव आ रहा है? पेरेंटिंग तो घर की तो वैल्यूज़ वही रहती है, हर पेरेंट्स अपनी वैल्यूज़ अपने बच्चे में देना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि वैल्यूज़ तो टीचर भी पहले ही देते थे, लेकिन अब बच्चे में खुद में आएगी कि नहीं हमको पढ़ना है, हमको ये करना है। पहले होता था हमारे टीचर बता देते थे कि नहीं ये गलत है, ऐसे मत करो, आपको जो भी वैल्यूज़ है वो अडॉप्ट करके रखिए। नाउ आपके क्यूरिकुलम में जब वो वैल्यूज़ आ जाएगी, आपके सिलेबस में आ जाएगी, तो आप इनकलकेट ऑटोमेटिक कर लोगे। यू विल नो कि नो आपको मतलब जो हमारा रामायण है या महाभारत है, दैट द चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये हमारा एक एपिक हुआ करता था, जैसे सिंपली कोई बोलते हैं ना कि माइथोलॉजी है, दैट इज़ नॉट अ माइथोलॉजी। हम लोग नहीं कह सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं वो सारा चीज़। तो दैट इज़ व्हाट द चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली दे विल गेन इट। पहले होता था हम लोग को देना पड़ता था कि नहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ये है कि जब आपकी पढ़ाई में आ जाएगी तो इट विल बी अ टाइप ऑफ कंपल्शन कि हाँ द चाइल्ड विल नो अबाउट दिस। जिस तरीके से स्कूल से ही ये जो NEP है वो स्कूल से ही ऑलमोस्ट लागू किया गया है, जो एक शिक्षा प्रणाली है 5+3+3+4 का, तो उसके जरिए ये कोशिश है कि बच्चों में ही वो स्किल और उनकी जो प्रतिभा है उसको उस समय से डेवलप किया जाए, ताकि वो जब कॉलेज के ज़माने तक वो पहुँचे तो वो अपने आप को निखार सके। तो वो अपने आप को निखार सके। देखिए सबसे अच्छी बात है कि पहला एम्फेसिस जो हमेशा अभी भाषा की लड़ाई होती है, हर स्टेट में देख रहे हैं भाषा की लड़ाई हो रही है, लेकिन इतना मतलब अगर आप पॉलिटिकल एंगल इसको आप छोड़ दीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में कि पहला एम्फेसिस है कि आप अपने मदर टंग से शुरू कीजिए ना पढ़ाई, कितना अच्छा है। अब बच्चा जो पढ़ाई इतनी इजी चीज़ तो होती नहीं है, इट इज़ वेरी क्लियर, ये हम लोग को समझने की चीज़ है, पढ़ाई इतना आसान होता नहीं है। लेकिन अगर बच्चा को वही इन्वायरमेंट मिलेगा अपने जहाँ से वो घर से निकल के स्कूल जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट होगा उसके प्रति कि अरे वही चीज़ तो है, वही भाषा में मेरी माँ बात कर रही है, यही भाषा में हमको यहाँ तो उससे तो वो उसको अपनापन वाली फीलिंग आ जाएगी, वो चीज़ होगा। और जब जो चीज़ को आप अपनाने लगते हो ना, उसमें आप इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप करने लगते हो, और जब इंटरेस्ट आपकी डेवलप करती है तो आपका स्किल एनहांसमेंट होना शुरू हो जाता है। तो बच्चा उसी समय से वो समझने लगेगा कि जैसे अब देखिए CBSE में कितना अच्छा कर दिया था एडवांस मैथ्स, एक एलिमेंट्री मैथ्स। अब एक पहला था कि आपको मैथ्स पढ़ना ही, अब जो बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है उसको क्यों थोपना जिसको आगे लेके जाना ही नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी चीज पे तो फोकस है। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए और आगे आपको क्या करना है। आप सब चीज़ मत बटोर के चलिए आपके पास, और जो काम की चीज़ ही नहीं है आपके, आप वही चीज़ को अपने पास एक्वायर करके रखिए जो आपकी ज़रूरत है, जो आपको कहीं ना कहीं प्लेस कर देगा फ्यूचर में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब सब्जेक्ट पढ़ लिए और यू आर मास्टर ऑफ मैन। तो सब कुछ पढ़ लिया मास्टर ऑफ मैन नहीं बन सकते। तो NEP में यही फोकस किया गया है कि आप अपने इंटरेस्ट को समझिए, परखिए, और ये यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों में क्या प्रतिभा है उसको उस तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉश भी कीजिए और उनको समझाइए कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, और मार्केट में हर विधा के लोगों की कमी है। जो एक कह सकते हैं कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए इंडिया में, उसकी दुनिया में डिमांड है, बट वो फुलफिल नहीं होता है। शायद NEP के जरिए फुलफिल होगा मैम। होना तो चाहिए। लेट अस मूव विद अ पॉजिटिव थॉट। यही हम लोग उम्मीद तो यही लगा सकते हैं ना, जो हम कर रहे हैं वो हो, आगे बढ़े उसके साथ। अब पहले ही हम लोग नेगेटिव अप्रोच क्यों रखें। और हमको तो लग रहा है क्योंकि इसमें NEP में एक बहुत अच्छी चीज़ है, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी, सोशल अवेयरनेस दिया गया है। सोशल अवेयरनेस के थ्रू बच्चा तो समाज से भी जुड़ेगा ना, वो जानेगा कि समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है,
वो आप सिर्फ अपना डेवलपमेंट कर लो, घर का हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। समाज कितना डेवलप कर रहा है वो भी तो आपको देखना होगा। वैल्यू सिस्टम के साथ साथ आप कह रहे हैं कि एक अच्छा नागरिक भी बनाने की अच्छे नागरिक बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ोगे, आप इंडिया को समझोगे, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, उसमें हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वैल्यू एडेड कोर्स जो है उसमें है योगा पढ़िए, हेल्थ आपको पढ़ना है बच्चों को, तो वो सारा चीज़ को ध्यान में रखा है कि आप हर तरफ से स्ट्रांग बनाइए खुद को, हर तरफ से आप अपने आप को कनेक्टेड रखिए। अलूफनेस की कोई जगह नहीं है। डॉक्टर पीयूष बाला मैम से हम बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो एक तरीके का गुलदस्ता है जिसमें शिक्षा के डायमेंशन के साथ साथ समाज के क्या मूल्य हो सकते हैं, रोजगार के क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का समावेशन किया गया है और नई शिक्षा नीति 2020 तैयार किया गया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन इनके विश्वविद्यालय में हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका एक सकारात्मक परिणाम सोसाइटी में देखने को मिलेगा। ये चर्चा हमारी चल रही है नई शिक्षा नीति पर, जिसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। किस तरीके से नई शिक्षा नीति के जरिए भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मयंक हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में है। मयंक जी, किस तरीके से ये पिछले 5 वर्षों का सफ़र रहा है और कैसे लगता है कि शिक्षा प्रणाली में जो अमूलचूल परिवर्तन है वो नई शिक्षा नीति से हो सकता है? मतलब अगर आप बेसिक डिज़ाइन देखेंगे नई शिक्षा नीति का, 2020 जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि छात्रों को क्या पढ़ना है और वो क्या किस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत डेवलप कर सकते हैं, ये दोनों चुनने की स्वतंत्रता मिली है। अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल सी बात है, हम लोग सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हर साल उसका अपडेटेड वर्जन आता है। हमारे पास शिक्षा नीति का कभी अपडेटेड वर्जन आया ही नहीं। स्वतंत्रता से पहले एक शिक्षा नीति बना दी गई जो वैसे लोगों ने बनाई जो हम पर राज करने के लिए बैठे हुए थे। तो ऑब्वियस सा बात है कि आप इंडियन इंपीरियल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज हम लोग कहते हैं, उसके डिज़ाइन को, मतलब टू प्रोड्यूस मोर कॉम्पिटेंट स्लेव्स, एग्जैक्ट टर्म अगर मैं यूज़ करूँगा तो, उस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, इतनी स्वाधीनता है, इतनी स्वतंत्रता है बच्चों के पास। आप देखें SEC कोर्सेज हम लोग पढ़ाते हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा स्पेक्ट्रम दिया गया है यूनिवर्सिटी सिस्टम को इन जनरल, और ऐसे देखेंगे तो स्कूल सिस्टम को भी, पूरे सिस्टम को ओवरहॉल कर दिया गया। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पहले एक फ्रेम था जिसमें विद्यार्थियों को सेट होना था, आज का जो शिक्षा नीति है वो विद्यार्थियों के अनुसार डिजाइन किया है। एग्जैक्टली, वो विद्यार्थियों के मतलब उनके कॉम्पिटेंस के लेवल को कहाँ वो अपने आप को पाते हैं, उस जगह एडजस्टमेंट के लिए बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर फिजिक्स का छात्र हूँ 2 मिनट के लिए, और मैं साथ में बायोलॉजी या कुछ और पढ़ने का इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने माइनर पेपर के रूप में रख लिया। अब मुझे आगे बढ़ कर के ये समझ में आया कि मैं अपनी फिजिक्स की पढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वांटम बायोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स को डेवलप कर सकता हूँ। तो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को यूज़ कर पाने की फ्रीडम मुझे इनिशियल लेवल से, मतलब ग्रेजुएशन लेवल से ही मिल गई। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने में सक्षम हूँ। अच्छा, जैसे अगर स्कूली शिक्षा में कहते हैं कि एक आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था की गई है, जो डिजाइन है 5+3+3+4 वाला डिजाइन है, तो बच्चों में क्या स्किल्स है या उनमें क्या कैपेसिटी है या उनका क्या पोटेंशियल हो सकता है, उसकी शायद परख उस लेवल पे ही होने के बाद वो आगे एक्सप्लोर होगा। ऑफ कोर्स, देखिए होता क्या है, अगर आप लोग देखेंगे बच्चों को, तो बच्चों में सीखने की क्षमता हम लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपका दिमाग सीखने की क्षमता कम करने लगता है। तो उस इनिशियल लेवल पर जब हम उनको बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दे रहे हैं कि सीखो, क्या सीखने का मन है, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को डेवलप करो, तो वैसी स्थिति में एक ऐसा एक्सपर्ट आपके सामने धीरे धीरे आएगा जो बहुत ज़्यादा जानकार अपने एक्सपर्टीज़ के विषय में होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ करके हम अपनी एक्सपर्टीज उसमें लाते हैं। वो जिस चीज़ में निपुण है उसमें उसकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। तो समझ लीजिए कि आप तलवार को नई धार देंगे, ये मामला हो जाता है। अगर हम कहें कि विश्वविद्यालय में, स्कूलों में जिस स्तर से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ही बात करें, तो कितने पायदान तय कर लिए और अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन में कितना कुछ बाकी रह गया है? हम लोगों ने, मतलब मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए, हम लोगों ने NEP को 100% इम्प्लीमेंट कर दिया। एक माइंडसेट था इंडियन मैथोलॉजी में भी कहिए या इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम में भी, एक क्या था हम लोग के भी ज़माने में,
डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, नहीं कुछ हो अगर वो लगता है तो सरकारी सिस्टम में फिट होने के लिए यूपीएससी कर लीजिए, एसएससी कर लीजिए, बीपीएससी कर लीजिए, जेपीएससी कर लीजिए। शायद ये जो भ्रम की स्थिति थी पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, वो शायद इससे टूटेगा और उनके लिए लगेगा कि स्काई का कोई लिमिट नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मतलब आज से 7-8 साल पहले का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम था, उससे जब बच्चे पढ़ के निकलते थे तो एक माइंडसेट के साथ निकलते थे, मतलब जो ग्रेजुएट या फिर पीजी जो निकलता है, पोस्ट ग्रेजुएट निकलता था, उसके माइंडसेट में था कि भारत एक बहुत ही परेशान देश है, जिसको बहुत तरह की समस्याओं से ग्रस्त रखा गया है। ये नहीं निकलता था कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और मैं अब कुछ भी करने में सक्षम हूँ। आज की जो व्यवस्था है, इसमें जो भी बच्चा निकलेगा ना, उसके दिमाग में ये है कि मैं भारत के विकास का एक प्रमुख अंग हूँ। मैं अगर आ रहा हूँ, मैं बहुत हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होता है ना, कि मतलब आप समझिए कि अलग अलग प्रकार से धार दी जा रही है। तो किस तरह से आप मतलब किसी वेपन को जब बहुत अच्छे से फोर्ज करते हैं, ओल्ड मॉडल फोर्जिंग की बात किया करते थे, तो अगर आप वेपन को बहुत डेवलप करा के फोर्ज करते हैं, अलग अलग माध्यम से फोर्ज करते हैं, तो बहुत मतलब एलीट क्वालिटी का वेपन डेवलप होता है। तो ये बच्चा वो है, ये अपने इंटरेस्ट एरिया को लेते हुए एक्सप्लोर करेगा अपने मतलब पढ़ाई की व्यवस्था को। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ना कि हम लोग स्किल्स को और बच्चे को दोनों को शार्पन करने मतलब का एक सिंपल जो हम लोग अगर लेमैन की भाषा में उसको समझाएं तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा का संकल्प इसके जरिए लिया गया है, और जो जिसमें जो भी कैपेसिटी है, जो कर सकता है, जिसमें सक्षम जिस स्थिति का भी बनने का, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है और जो स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा लोग डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी ले रहे हैं, और लोगों को लगता है कि कोई अगर वैकेंसी निकलता है तो उसमें सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो शायद इस तरह की जो स्थिति बन गई थी वो शायद टूटेगी, और जो मैन पावर की कमी है, चाहे वो आप ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन की देखें या ट्रेंड जो आपके प्लम्बर्स हैं या दूसरे ड्राइवर्स हैं, सब जगह डिमांड्स हैं, बट भारत में लोग मिलते नहीं हैं। तो शायद उस तरह की शिक्षा का समावेशन होने से वो सब फायदा होगा। देखिए, उतना जो आपने बताया वो एकदम स्पेसिफिक डिज़ाइन है, जो है जो बेस है उसका, आपने सही बताया। मगर साथ में क्या लाभ मिल रहा है ना, कि हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे 2 साल के बाद निकलना है कि अब मुझे यहाँ पढ़ाई नहीं करनी, मेरा इंटरेस्ट एरिया उस तरफ बढ़ गया। मान लीजिए मैं प्लम्बिंग की बात करता हूँ, तो मेरे मतलब एकदम नीचे लेवल पे लाके हम लोग बात करते हैं। तो मैं अगर अब बात करता हूँ कि मुझे इस जगह से वहाँ शिफ्ट करना है, तो मुझे ये स्वतंत्रता है कि मान लीजिए कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ कि मतलब पापा ने कहा कि साइंस की पढ़ाई मेरा बेटा करेगा, अब साइंस में बेटा ले लिया और अब द स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, समझ में आ नहीं रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। उस समस्या से बच्चे को निकाल करके खुल के जीते हुए अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने आप को ग्रूम करने का, मतलब आज के डेट में जो हम लोगों की शिक्षा नीति है ना, ये स्टूडेंट्स को ग्रूम करने के लिए बनाई गई है। ये मतलब है ना कि आपको ओवरऑल डेवलप करा देगा, आप एक विकसित पर्सन होकर के बाहर निकलेंगे जो विकसित भारत के कार्य में और एक मतलब अहम भूमिका निभाने में सक्षम होगा, किसी भी फील्ड में करे। जैसे आप अमेरिकन ड्रीम की बात अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे उसमें जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है वो ये कहा जाता है कि मतलब हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन अमेरिका को डेवलप करने में लगा है। तो हम अब ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चा या जो भी पास आउट रहेगा उसके पास कंट्रीब्यूट करने को उसका एक बेस्ट होगा। तो विल बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ वन सेल्फ टू कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट वे टू द नेशन। एक चीज़ इस पे और भी है, आखिरी सवाल आपसे मयंक जी है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत फोकस है इसमें, तो वो क्या है और किस तरीके से वो एक्सप्लोर करेगा जो इंडियन मैथोलॉजी का सिस्टम है, या जो हम वेदांत की बात करते हैं या दूसरे तरह के एस्पेक्ट्स है, उसको किस तरीके से शिक्षा नीति में जोड़ा गया है? ये अलग बात है कि वही क्रक्स है, वही बेस है और उसको एकदम अलग कर दिया गया। हाँ, आप एक बात जाने कि अगर आप आज से 10 साल पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात किसी बड़े एकेडमिक प्लेटफॉर्म से करते तो आपको थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है कि क्या पढ़ाने आ गया, क्या बात करने आ गया है, मतलब लगता है कि बहुत बैकवर्ड एरिया से है ये। तो वो डेवलपमेंट मतलब अपने आप में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो बेसिक सेटअप है वो पूरा का पूरा एक ओवरऑल स्टडी सिस्टम है। अगर आप ठीक से इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ लेते हैं तो आप मतलब मेरा ये मानना, मैंने जो जितना अभी तक मैं समझा हूँ इंडियन नॉलेज सिस्टम को, कि अगर आप यूजी लेवल पर ठीक से इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ लेते हैं तो पीजी में किसी भी स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत वैरिड मतलब ना कि एक बहुत बड़ा एकदम एग्जैक्टली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दौड़ने के लिए। आप दौड़िए, आप दौड़ने में सक्षम हैं, हम प्लेटफॉर्म देने में सक्षम हैं, पुरानी वाली स्थिति नहीं है। तो ये एक एनईपी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो बच्चे हैं उसको ग्रूम अप करने के लिए पूरा आकाश खुला हुआ वातावरण दिया गया है, और उनके पास ये कोई बंधन और सीमाएं नहीं है कि वो अगर कोई
किसी स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं या हिंदी में कर रहे हैं या साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट को उसमें डेवलप नहीं कर सकते, या अगर उनका जो इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें अपना वो कैरियर नहीं बना सकते। तो इस तरह की जो एक सोच इसमें पैदा की गई है, उसके जरिए जो मयंक जी कह रहे हैं कि जो इंडिया का मैन पावर है या जो हम कह सकते हैं युवा पीढ़ी है, उसमें ये जो विकसित भारत का संकल्प जो सोच देखा है प्रधानमंत्री ने, उसमें ये NEP का बहुत बड़ा फायदा होगा।